This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज की खास पेशकश डियर जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस शो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं कैसे मेडिकल एक्सपर्ट से जो आपको घर बैठे ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर की जानी मानी डॉक्टर, पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। डॉक्टर उरुज जहां हमारे साथ मौजूद हैं डियर जिंदगी में। तो मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम आप क्योंकि ये महिलाओं के ऊपर एक शो बेस्ड है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, तो एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछती हूँ कि एक महिला को गायनेकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए, राइट टाइम क्या होता है जब आपके पास आना चाहिए? हाँ, जैसे आप पूछ रहे कि महिलाओं को गायनेकोलॉजिस्ट, तो हर एज ग्रुप का अलग अलग समस्याएं होती हैं और हर समस्या का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि कोई यंग गर्ल है, उसको लगातार मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे कि उसको लग रहा है कि उसका जो साइकिल्स हैं वो रेगुलर नहीं हैं, या फिर उसको हमेशा जो मेंसेस है उसमें लगातार पेन बना हुआ है, जैसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो अगर इसको लगातार बना हुआ है 1 साल से, तो उसे डेफिनेटली एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर कोई इनफर्टिलिटी की पेशेंट है जो पास्ट 1 ईयर से, जो हम लोग इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में भी कहते हैं कि आप लगातार 1 साल से अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हों और उसके बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो अब उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अगर आपको लगातार 1 साल से आप रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने की, पर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तब डेफिनेटली आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। या फिर आप ओल्डर एज ग्रुप के हैं, जैसे कि आप हैं पोस्ट मेनोपॉजल हैं, या फिर आप 50s एज ग्रुप में हैं और आपको मेंसेस में इरेगुलरिटीज़ आ रही है, मतलब मेंसेस आपके समय से नहीं आ रहे, कई गैप के बाद में आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक चेकअप लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि उम्र के हिसाब से ये चेंजेस होते हैं। दूसरा एक होता है कि इस उम्र में कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप दिखाते रहें। कई बार जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग, हम इसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग इसलिए कहते हैं कि ब्लीडिंग से जो पैटर्न होता है, जो रेगुलर साइकिल है, मतलब रेगुलर आपके 30 दिन में आते हैं या ड्यूरेशन है, समय बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं, तो उन केसेस में कई सारी बीमारियाँ, खास तौर पे जो हमारा मेन होता है कैंसर, तो उसके लिए जब आपको लगे तो आपको तुरंत जाना चाहिए, खासतौर पे एजड वाले में। उसमें आपको कई सारे से बच्चेदानी की अंदरूनी सतह, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा होता है। और शुरुआत में अगर आपको ऐसे 30s में अगर ऐसी कोई भी आपको लग रहा है एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर हस्बैंड के साथ मिलने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको तुरंत आना चाहिए, क्योंकि इन कंडीशंस में आपको सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो होने की आशंका होती है। और वैसे भी अब तो ये WHO ने कहा है, हमारे देश की गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, वो भी कहती है कि हर महिला को 30 साल की उम्र से अपना पैप स्मीयर का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ताकि कैंसर को हम पहले ही पकड़ सकें। क्योंकि ये जो कैंसर है, कैंसर सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, ये जो आप रेगुलर चेकअप से बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आप इसको इग्नोर कर दें, इसके सिम्टम्स,
तो लेट स्टेज में सिर्फ हमारे पास कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बचता है, सर्जिकल फिर चांसेस कम रह जाते हैं। ठीक है मैम, आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। तो शुरुआत करते हैं पीरियड्स के बारे में। ये बताइए कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको शिकायत होती है पीरियड्स को लेकर के, क्या आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन महसूस हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? इस तरह की शिकायतें या केसेस आपके पास आते हैं? हाँ, इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। बेसिकली यंग एज ग्रुप जो है उसमें जो ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो ये डिसमेनोरिया जिसे हम कहते हैं पीरियड के दौरान जो दर्द होता है, ये जो है ये हार्मोन की वजह से होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे बॉडी में मेंसेस आने वाले होते हैं तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ये हमारे यूट्रस को या बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, उसकी वजह से हमें पेन होता है। तो यंग एज ग्रुप में तो मोस्टली ये जो होता है इसका कोई खास वजह नहीं होती, मतलब ये एज के साथ में एक्चुअली वो यंग जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ही एंक्शियस होती हैं टुवर्ड्स दिस, उनमें पेन्स को सेंसेशन भी कम होता है, तो उनको ये ज़्यादा फील होता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उनका ये पेन रिड्यूस हो जाता है। कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद, क्योंकि एक जो सर्विक्स होती है, बच्चेदानी का मुंह होता है, वो मतलब उसमें छोटा होता है साइज, और जब डिलीवरी के बाद में वो साइज होता है तो आगे इंसान को डिस्मेनोरिया नहीं होता। दूसरी बात ये तो यंग एज ग्रुप की बात है, पर जो आपका मिडिल एज ग्रुप है अगर उसको डिस्मेनोरिया हो रहा है तो उसमें जो आपके कॉज होते हैं वो अलग होते हैं। उसमें हो सकता है कि बच्चेदानी के मुंह पे कोई पॉलिप हो, बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉयड हो, रसोली हो, ओवेरियन सिस्ट होती हैं, एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, वो हो सकती है जिसकी वजह से आपको डिस्मेनोरिया हो रहा। तो उन कंडीशंस में आपको डेफिनेटली ही आपको ज़रूरत पड़ती है गायनेकोलॉजिस्ट की, और कई बार आपको मेडिसिन इवन सर्जरीज भी करानी पड़ती हैं टू रिलीव द सिम्टम्स। ठीक है मैम, आपने सबसे पहले जो आपसे अभी पूछा गया था तो आपने अबनॉर्मल डिस्चार्ज की बात की थी। अबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या है? क्या अगर ये किसी फीमेल को हो रहा है इसमें डरने की ज़रूरत है? किसी बीमारी के ये खतरनाक लक्षण हैं जो लोगों को जाकर के चेक कराना चाहिए? हम डिस्चार्ज की बात करें तो हर वुमेन को जो कि नॉर्मल है, जिसको मेनोपॉज नहीं आया, उसको डिस्चार्ज होता है बिकॉज इट्स इन द इफेक्ट ऑफ आपके हार्मोन्स। जैसे कि थ्रू आउट द साइकिल जिसे हम कहते हैं, जब 30 दिन की जो होती है एक साइकिल होती है, तो इसमें अलग अलग हार्मोन्स आते हैं। तो जो हमारा लास्ट हाफ जो होता है मंथ का आफ्टर 15 डेज, उसमें बिकॉज ऑफ सम हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन थोड़ा डिस्चार्ज आता है। तो एक ओवुलेशन के पीरियड में डिस्चार्ज आना और मेंसेस से जस्ट पहले डिस्चार्ज आना नॉर्मल होता है। पर कभी भी आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, जिसे हम प्रोफ्यूज डिस्चार्ज कहते हैं, डिस्चार्ज में बदबू आए आपकी, उसकी वजह से आपको इचिंग हो रही हो, ठीक, या फिर आपको फीवर आए, या फिर उसमें जो कलर जो है वो आपका ब्लड स्टेन्ड हो, तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। कि कई बार जैसे कि यंग में पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, जब लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन आपका यूट्रस और बाकी ट्यूब्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो उससे आप पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। इन केसेस में फिर आपको एंटीबायोटिक का प्रॉपर कोर्स देना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि ये ट्यूब्स को भी डैमेज करता है। और अगर ये जो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है ये आपका आ रहा है तो ये एक सिम्टम होता है कार्सिनोमा सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स का कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो हो सकता है। ठीक है। तो मैम, कलर को लेकर के थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि जब आपके डिस्चार्ज का कलर चेंज हो रहा होता है, किसी को येलोइश है, किसी को पिंकिश है, किसी को वाइटिश है, तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये जो आपके कलर चेंज हो रहा है डिस्चार्ज का, वरी करने की ज़रूरत है इसको लेकर के? जैसे डेफिनेटली जो हमारा जो नॉर्मल डिस्चार्ज है थोड़ा सा म्यूकॉइड टाइप का होता है, पर हल्का सा थिक कलरलेस होता है। पर अगर येलोइश टाइप का आ रहा है, डेफिनेटली इसका मन है कि इन्फेक्शन हो रहा है। ये अगर थिक वाइट कलर का आता है तो ये थिक वाइट जो होता है ये फंगल इन्फेक्शन को शो करता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमन कैंडिडा इन्फेक्शन होते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपका पिंकिश टाइप का आ रहा है तो हो सकता है ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, इसकी वजह से उसका कलर पिंक हो गया हो। तो इस कंडीशन में आपका कोई भी हो सकता है कि सर्विक्स से मुंह पे कोई इरोजन मतलब जो थोड़ा सा लाल हो जाता है सर्विक्स से मुंह, या कैंसर की शुरुआती स्टेज में भी इरोजन मिलता है, वो हो सकता है। तो ये सारी इसके स्टेजेस में हो सकता है डिस्चार्ज के कलर्स डिफरेंट। ठीक है मैम। पीसीओडी और पीसीओएस, ये
दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसके आज की डेट में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं महिलाओं में। डरने की जरूरत है इसको लेकर के, और ये किस तरह से अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें क्या बाधा डाल सकता है ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे पीसीओडी आजकल बहुत ही खास तौर पे काफ़ी यंग गर्ल्स आजकल आ रही है जिनको ये होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, बेसिकली ये प्रेजेंट ऐसे ही करता है कि हमें मेंसेस जो हैं वो ठीक टाइम पे नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम के बाद आते हैं, बढ़ के आते हैं, और आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर हमें एक्ने हो रहे हैं, एक्ने के साथ में आपकी ओबिसिटी बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होती है। तो इस प्रॉब्लम के साथ में कई सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। पीसीओडी एक्चुअली इट्स हार्मोनल इम्बैलेंस कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपके एक्स है वो इमेच्योर एक्स होते हैं, तो वो आपका इसकी वजह से एंड्रोजन काफ़ी रिलीज करते हैं। तो एंड्रोजन रिलीज करने की वजह से जो एक्ने है और जो आपका ओबेसिटी है ये उनकी वजह से आता है। और कई बार इसी वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पीसीओडी के केस में, एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको जो एक अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एक इलाज है तो वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यू हैव टू चेक ऑन योर वेट। आपको अपना वजन बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है। अगर आप अपने वजन का 7% भी कम कर लेंगे, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप मोटे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको जो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगा। सेकेंडली, आप अपनी डाइट चेक करिए। सब डाइट में, आपकी डाइट में जितने भी आपके कार्ब्स हैं वो होने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड नहीं यूज़ करना चाहिए। आप जितना कोशिश करें कि आप यूज़ करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करें, और उसके अलावा आप फ्रूट्स हैं जितने, खासतौर पे विटामिन सी के लिए आप ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़े बहुत नट्स ले सकते हैं विटामिन ई के लिए। बेसिकली आप चिप्स, कोला, कोल्ड ड्रिंक, तो यानी कि हाँ, बिल्कुल देखा जाए नहीं तो लेना। लाइफस्टाइल, आपका स्लीप और गुड डाइट बहुत जरूरी है पीसीओडी और पीसीओएस से और इवन बचने आप के लिए। पतले भी हैं तो भी यू हैव टू डू, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को बैलेंस रखते हैं, बेसिकली आपको खुश भी बना के रखते हैं। और तो इस तरीक़ों से आप ना पीसीओएस को, आप एक्चुअली बॉडी में हार्मोन्स है, आप हार्मोन्स निकाल के हटा नहीं सकते बॉडी से, आप उनको बैलेंस रख सकते हैं। तो बैलेंस आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर कभी आपका नहीं हो पा रहा है देन यू कैन, बहुत सारे मेडिसिन हैं, हार्मोनल मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती हैं टू मैनेज द लेवल ऑफ द हार्मोन्स, जिससे कि उन्हें बराबर रखा जाए। पर ये कि अल्टीमेटली अगर आपको जो आपको बिल्कुल ही इस पे करना है काबू, तो आपको अपना जीवन शैली को सुधारने की जरूरत है। और तीसरी चीज़ है कि इनफर्टिलिटी पे भी बहुत इसका फ़र्क है। तो खास तौर पे हम अपने यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनको यही सलाह देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना वेट कंट्रोल करिए। सेकेंडली, आप अगर अपना कर चुके हैं तो आप अपना मैरिज प्लान कर लीजिए। तो आप फैमिली प्लानिंग ना करिए, आप अर्ली मैरिजेस, अगर आप हो रहा है बच्चे आप जो हैं वो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जितना लेट होता है तो बिकॉज ऑफ एंड्रोजन की वजह से इनको थोड़ी सी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ओवुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है मैम, वापस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। सही तरीका क्या है जिससे कि आप साफ सफाई को बरकरार रख सकते हैं, जिससे आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? वैसे ही इंसान को हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली वुमेन को, औरतों को इसलिए हाइजीन ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जितने भी हैं, वो सब इंटरनल हैं। तो उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो सारा इंटरनल इन्फेक्शन है वो एज कम्पेयर टू मेल्स, उनमें जो उनके ऑर्गन्स है वो बाहर है। सेकेंड चीज़, तो हाइजीन तो ओवरऑल मेंटेन करनी है, और ये जो मेंसेस के दौरान और ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि लोग सोचते हैं कि नहाना नहीं चाहिए, तो ये सब बिल्कुल ही गलत बात है। आपको और ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करनी है तो आप रेगुलर आप नहा सकते हैं, उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है। आप अपने के लिए आपको है कि आप पैड या साफ कपड़ा यूज़ करिए, पैड प्रेफरेबल है बिकॉज ऑफ ओनली हाइजीन। अगर आप तो आप यूज़ करिए। अगर आपका पैड पूरी तरह से गीला नहीं भी होता है तो आप 3-3 घंटे में उसे चेंज करते रहिए। ठीक। और उसके अलावा नहाना है, उसके अलावा जितनी बार भी आप यूरिन के लिए जा रहे हैं उतनी बार भी आपको वॉश करना है। तो ये सब करने से आप जो है आपको मेंसेस के दौरान आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम, आपने वॉश की बात की है, मार्केट में ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ये बरकरार रखते हैं। क्या ये वाकई ये दावे जो है ये ठीक हैं?
नहीं, एक्चुअली जो ये जितने भी वॉश अवेलेबल है मार्केट में, एक्चुअली ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कई जगह फ्लोरा जो है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जो उसका एक डिफेंस की तरह काम करते हैं। तो जब हम इस तरह के वॉश यूज़ करते हैं तो वो जो हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो है उस वारे बैक्टीरियाज को हटा देता है। तो इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब कई सारे हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि भाई ये वाला इनका हटे तो बाकी वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन और हो जाता है। तो वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए, सिर्फ प्लेन वाटर काफ़ी है, आप उससे हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। बस क्लीन वाटर यूज़ करिए, कॉटन पैंटीज यूज़ करिए, हाइजीन मेंटेन रखिए, रोज़ नहाइए, इसके अलावा और वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मैम, क्योंकि आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस भी डील करती हैं, क्या फ़र्क है नॉर्मल प्रेगनेंसी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस में? कैसे फ़र्क करते हैं आप लोग? नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे कि उनको कोई ना ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड कोई बीमारी नहीं है, कोई पहले ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो कोई उनको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई है, नॉर्मली कंसीव हुआ है, कोई उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, कोई आपको प्रोलॉन्ग्ड इलनेस तो नहीं है जिसकी वजह से बॉडी सीवियर एनीमिया है, जैसे कि आपके शरीर में खून की बहुत कमी है। तो अगर ये सब नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपने अपने आप नॉर्मल कंसीव किया है, आपका बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, तो हम इसे नॉर्मल प्रेगनेंसी मानते हैं। आपका ओवरऑल वेलबींग ठीक है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। पर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या तो आपका स्वास्थ्य में कहीं भी प्रॉब्लम है, आपको एनीमिया है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आपके पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, या फिर आपके बच्चे की ग्रोथ कम है, या फिर आपके 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं आपके, तो इन सभी केसेस में हाई रिस्क होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है लो रिस्क और हाई रिस्क में कि हमें डिपेंडिंग ऑन द केस हमें इनको ज़्यादा विजिलेंट रहना होता है। इनकी जो हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं, मोर फ्रिक्वेंटली बुलाते हैं कि आपको जल्दी जल्दी आना है। अदरवाइज हम इनिशियल में तो हम 1 महीने में पेशेंट को बुलाते हैं कि आप 1 महीने में दिखाइए, अगर प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। पर अगर हाई रिस्क है, बीपी कंट्रोल नहीं है, तो हमें बार बार शुगर कंट्रोल नहीं है, थायराइड कंट्रोल नहीं है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें मोर फ्रिक्वेंटली पेशेंट को बुलाना होता है, डिपेंडिंग ऑन द कि क्या केस है, क्या सिचुएशन है। ठीक है मैम, नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए अगर आप किसी महिला को कुछ सुझाव देना चाहेंगी तो क्या होगा? क्या टिप्स हैं जो आपको हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ आप लीड कर सकते हैं? नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना होता है कि आप जो खाएं वो आप अपने खाने पे ध्यान रखें। तो आपको ऐसे न्यूट्रिशन मैंने बताया है कि न्यूट्रिशन में आपको सब कुछ इन्वॉल्व करना है। आपके खाने में आयरन होना चाहिए, तो आयरन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही फैंसी डाइट्स लें। आप नॉर्मल, आप जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां आती हैं वो आप ले सकती हैं। गुड़ चना ले सकती हैं जो कि बहुत ही ईजिली, बहुत ही चीपली अवेलेबल है, ये आप लीजिए। आयरन रिच डाइट होनी चाहिए आपकी। सेकेंडली, आपका प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप, अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप दाल ले सकते हैं। सोयाबीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स, वो लीजिए। अंकुरित चने लीजिए, अंकुरित दालें लीजिए, वो विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं, वो ले सकते हैं आप। फिर जैसे मैंने बताया, विटामिन C बहुत ज़रूरी होता है फॉर ओवरऑल हीलिंग ऑफ द बॉडी, विटामिन C लीजिए। उसके अलावा आप प्रेगनेंसी में आप ये ध्यान रखिए कि आप, वैसे तो इंडियंस में फिर भी अभी भी लोग उतना टोबैको स्मोकिंग नहीं करते, पर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्रेफरेबली ना करें। अगर है तो उस पर थोड़ा सा लिमिटेशन रखें। और उसके अलावा कुछ दवाएं हैं जो हमें फोलिक एसिड देते हैं, ताकि बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी और उसमें थोड़ा सा बनने में दिक्कत आती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पहले से आप फोलिक एसिड लेना शुरू करें। कोई भी बीमारी अगर आपको पहले से है तो आप उसको चेक करिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए, शुगर कंट्रोल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ऑप्टिमल होना चाहिए आपका, और आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए। अगर बीपी है तो कंट्रोल होना चाहिए। तो आपकी अपनी जितनी भी वेलबींग है वो परफेक्ट होनी चाहिए, देन यू कैन एंटर इन अ प्रेगनेंसी वेरी वेल। ठीक है, हेल्दी प्रेगनेंसी के आपने टिप्स दिए हैं हमारे व्यूअर्स को। मैम ये बताइए कि कौन सी सही उम्र होती है कंसीव करने के लिए? हमेशा इसको लेकर के चर्चा रहती है कि नहीं, बहुत लेट बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, जितना लेट होगा उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कह के गए हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? जल्दी करना बेटर है या लेट करना बेटर है, या फिर सही उम्र क्या है बच्चे पैदा करने के लिए? अब
बिल्कुल सही उम्र का तो ये नहीं है, पर हाँ ये डेफिनेटली है कि 30 से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो बॉडी है इंसान की वो ऑप्टिमल रहती है ड्यूरिंग 20 to 30s के बीच में। उसके हार्मोन्स बिल्कुल ऑप्टिमल, खासतौर पे फीमेल्स में जो ओवरी से हार्मोन्स निकलते हैं बिल्कुल ऑप्टिमल होते हैं, एग आराम से बनता है, रिलीज होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। 30 के बाद में ओवेरियन एजिंग, जिसे हम कहते हैं कि अंडे बनना कम हो जाते हैं, अब बनते हैं तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, ओवेरियन एजिंग होना शुरू हो जाती है, और ये 35 के बाद ही बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। तो आपका प्रेफरेबली यही है कि 30 से पहले कर लीजिए, अगर नहीं है तो कम से कम 31 35 के बीच में तो कर ही लीजिए। 35 के बाद फिर आपको बहुत बार आपको असिस्टेड उसकी ज़रूरत पड़ जाती है रिप्रोडक्शन की, आपको को ज़रूरत पड़ जाती है कि यू गेट नीड हेल्प ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है मैम, आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं, हमें बताइए कि इनफर्टिलिटी क्या है, थोड़ा सा आसान शब्दों में बताइए जिससे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आसानी से समझ सकें। ठीक, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जब हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हों, लगातार साथ में रह रहे हो, रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हो, रेगुलर इंटरकोर्स का मतलब है हफ्ते में 2 से 3 बार वो कर रहे हो, उसके और साथ में कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। और अगर 1 साल तक नहीं होती है तो हम 1 साल बाद फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। पर अगर यही एज 35 साल से ऊपर, जैसे मैंने आपसे बोला, तो उस टाइम पे जैसे ओवेरियन एजिंग बहुत जल्दी से होती है, तो जब 35 से ऊपर की एज के पेशेंट होते हैं तो उनको हम 6 महीने में ही उनकी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं कि वो 6 महीने में कंसीव नहीं करते। रीजंस क्या है इनफर्टिलिटी को लेकर के? जनरली लोग महिलाओं के लिए कहते हैं कि महिलाएं जो हैं उनके अंदर ये इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं, क्या पुरुषों में भी ये चीज़ की मौजूदगी है, और अगर है तो फ़र्क कैसे है आज के डेट में? एक्चुअली जो नॉर्मल फर्टिलिटी के तो जाहिर सी बात है, आपको ओवम भी चाहिए और स्पर्म भी चाहिए, तो सिर्फ ये कहना कि फीमेल फैक्टर इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल, तो ये तो नहीं है, आपको मेल का भी स्पर्म चाहिए। और 30 to 40% फीमेल का कॉज होता है, 30 to 40% अराउंड मेल भी करता है, और रेस्ट मिक्स्ड होते हैं या इडियोपैथिक, जिनमें कोई भी कारण आपको क्लियर कट निकल के नहीं आता। तो मेल में पर एक जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले मेल फैक्टर्स जो थे पर अब थोड़ा सा मेल फैक्टर्स में भी हमें स्पर्म में चेंजेस मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक, एक हेल्दी के लिए फीमेल में आपको स्पर्म्स चाहिए। स्पर्म्स में हम 3 चीज़ें देखते हैं मेनली, मोटी मोटी। एक तो ये देखते हैं कि जो स्पर्म्स हैं उनके नंबर हमारे हिसाब से होने चाहिए, जो कि 39 मिलियन होने चाहिए। उसके अलावा उनकी मोटिलिटी, मतलब जो हम कहते हैं कि वो उन्हें मोटाइल होना होगा तभी वो सर्विक्स से जाके वो यूट्रस के अंदर जा पाएंगे। मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और सेकेंडली मॉर्फोलॉजी, मतलब नॉर्मल होने चाहिए, उनमें कोई एबनॉर्मल शेप या एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो ये मेल के लिए होना चाहिए। उसके बाद फीमेल में जैसे है, फीमेल में चाहिए कि उनको, क्योंकि स्पर्म्स हैं वो सर्विक्स के ज़रिए यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस में फिर ट्यूब में जाते हैं, और इसी टाइम पे ओवरीज में ओवुलेशन हो रहा होता है, तो एग रिलीज होता है, और ये एग जो है ये भी ट्यूब में जाता है। तो ट्यूब में स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइज होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन के 6th डे वो आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है तो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। अगर आप स्पर्म नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, अच्छे नहीं हैं, या आपकी ओवरी में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, जैसे पीसीओडी के केसेस में ओवुलेशन में डिफेक्ट होता है, या आपकी एजिंग हो गई है तो अंडे अच्छे बन ही नहीं रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, या ट्यूब्स बंद हैं आपकी, ठीक, तो इसमें हो सकती है। अच्छा मैम, ये बताइए कि क्या कोई टेस्ट आज के डेट में मार्केट में पॉसिबल है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि पुरुष या महिला जो है वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो चुके हैं? इसको लेकर के कोई टेस्ट है मार्केट में? हाँ डेफिनेटली, जैसे कि आप स्पर्म में, तो आपका स्पर्म जैसे मैंने आपको बताया काउंट कितना होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी 4% होनी चाहिए नॉर्मल, तो इसे सीमन एनालिसिस कहते हैं। तो सारे पेशेंट्स का हम सीमन एनालिसिस करते हैं। आइडली इट शुड बी द फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि ये सबसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। तो यूजली फैमिलीज में तो लोग यही कहते हैं कि पहले हमारी बहू के या हमारी इनके सारे जांच करा लीजिए, हमारे बेटे को कोई दिक्कत नहीं है, या इसका कुछ आएगा नहीं तो हम कराएंगे। पर आइडली सीमन एनालिसिस, क्योंकि नॉन इन्वेजिव मतलब कि कुछ हमें सुई नहीं डालनी है, कहीं भी कुछ नहीं करना है, वो आराम से आ जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट शुड बी द सीमन एनालिसिस, तो उससे आपको सीमन के पता चल जाएगा। सेकंड, आपको देखना है अगर पेशेंट को नॉर्मल साइकिल्स आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें हार्मोनल लेवल्स की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर पेशेंट 35 साल से ऊपर है
और उसको मेंसेस में कोई दिक्कत है, उसके साइकिल्स रेगुलर नहीं है, तो हमें हार्मोन्स के टेस्ट भी करवाने होते हैं। तीसरी चीज़ जैसे मैंने बताया ट्यूब्स पेटेंट है कि नहीं, खुली हुई है कि नहीं, वो कराने हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, HSD से लेके जिसमें आप एक्सरे के उसमें देख सकते हैं कि ट्यूब खुली है कि नहीं खुली है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप देख सकते हैं ट्यूब्स खुली, उसे SSG कहते हैं। और सबसे बेस्ट है अगर आपका कुछ आता है तो आप लैप्रोस्कोपी करके देख सकते हैं कि आपकी ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है। ठीक है। और तो ये आपने बताया कि किस तरह से इनफर्टिलिटी को लेकर के टेस्ट किया जाता है पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग तरीके से। मैम ये बताइए, इसको लेकर के क्या ट्रीटमेंट है मार्केट में? IVF की बात करें तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि IVF जो है कैसे मदद करता है महिलाओं को इनफर्टिलिटी दूर करने में, किस तरह से महिलाएं कंसीव कर सकती हैं IVF के जरिए? ठीक, जैसे आपने बोला इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो मैं शुरू बेसिक से करूँगी क्योंकि IVF तो बिल्कुल एडवांस और टर्मिनल ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं इनफर्टिलिटी का। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका स्पर्म काउंट में गड़बड़ है तो कई सारे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है, हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल अब्यूज़ है, तो उससे स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है। तो हम स्पर्म काउंट को चेक करते हैं, तो कई सारी मेडिकेशन अवेलेबल हैं और हेल्दी डाइट के ज़रिए हम देते हैं, जिससे कि उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और स्पर्म काउंट और उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। सेकेंडली, आप ओवुलेशन नहीं हो रहा है तब बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं, मेडिसिन हैं, जिससे आप ओवुलेशन करा सकते हैं। ओवुलेशन अगर दवाओं से नहीं हो रहा है या फिर आपकी जो एग्स हैं ओवेर एजिंग हो गई है, तो आप उसमें उन कंडीशंस में कुछ हार्मोन्स इंजेक्शंस भी आते हैं जो आप करके ओवुलेशन कर सकते हैं। थर्ड चीज़, अगर आपकी ट्यूब बंद है तो कई सारे हैं, हम हिस्ट्रोस्कोपी होती है, हिस्ट्रोस्कोपी से हम बच्चेदानी के अंदर जाते हैं और एक कैनुलेशन बोलते हैं, एक वायर होता है, उसके जरिए ट्यूब्स में जाते हैं और ट्यूब्स खोल दी जाती हैं। तो हमें एक ट्यूब खुली हुई हमारे से, जैसे एक किडनी से काम चल जाता है तो एक ट्यूब से भी काम चल जाता है, कंसेप्शन हो सकता है, तो हम ट्यूब्स खोल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो एक और तरीका है कि पहले हम 3 साइकिल ट्राई करते हैं दवाओं से, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो हम एक प्रोसीजर करते हैं IUI, जिसे कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हस्बैंड के स्पर्म को लेते हैं, उनको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूग और कल्चर मीडिया में डालते हैं। तो सेंट्रीफ्यूग करने से क्या होता है कि उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है, उनका जो ओवरऑल जो उनकी कंसिस्टेंसी है, उनकी मोटिलिटी है, वो स्पर्म हम बिल्कुल अच्छा कर देते हैं, स्पर्म्स अच्छे हो जाते हैं। फिर वो स्पर्म्स को हम लेते हैं, एक IV सिरिंज टाइप की, मान लीजिए सिरिंज टाइप की होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, जिसे हम IUI कैनुला कहते हैं। उसके ज़रिए जब ओवुलेशन हो रहा होता है, हमें पता होता है, हम उसे मॉनिटर करते हैं बाय अल्ट्रासाउंड। जब सही टाइम होता है तो हमने जो स्पर्म प्रिपेयर किए हैं वो हम मरीज़ की सर्विक्स के थ्रू बच्चेदानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। मैम इस तरह के प्रोसीजर में क्या कोई हाई रिस्क है जिसको लेकर के परेशान हुआ जा सकता है, या कोई साइड इफेक्ट्स तो देखने को जितने भी मिलता है? प्रोसीजर मैंने बताए उसमें कोई नहीं था हाई रिस्क। इसमें लैप्रोस्कोपी में बस ये होता है कि हमें थोड़ा एनेस्थीसिया देना होता है, तो जो बाकी सर्जरीज में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, क्योंकि भी जनरल एनेस्थीसिया में क्या आता है तो थोड़ा बहुत इसका रिस्क हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई रिस्क नहीं है। आजकल हम लोग जो ओवुलेशन इंडक्शन में, जिसे हम एग्स बनने की दवा जो देते हैं उसे हम ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं, वो भी आजकल बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, हम लोग बहुत ही टाइट्रेटेड डोज में देते हैं कि वो उससे भी दिक्कत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ओवरऑल IUI तो नॉर्मल प्रोसीजर है, आप OPD में बैठ, कोई पेशेंट आया है लिटा के आप कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एनेस्थीसिया या कुछ पेन किलर, कुछ एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रोसीजर, जैसे नॉर्मल इंटरकोर्स होता है, बस हमने उसी में से हमने उसको जो है सिरिंज IUI कैनुला के ज़रिए किया है, दैट्स द थिंग। और थोड़ा बहुत अब बात करें अगर हम IVF की, तो जब इन सब चीज़ों से नहीं हो रहा है या फिर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं या एंडोमेट्रियोसिस है या फिर पेशेंट में कुछ और एनॉमली है जिसकी जैसे हमने सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचता है जिसमें हम IVF कहते हैं। तो इस IVF प्रोसीजर में क्योंकि हम जब पहले ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हमें 1 या 2 एग्स ही बनाने, तो हमारी दवाएं उसी टाइप की हैं जिससे 1 या 2 एग प्रोड्यूस हो। इसमें IVF में हमारा मकसद होता है कि एक बार में कई सारे एग्स बनाएं ताकि हम उनको निकाल सकें, और उसके बाद में उन एग्स जो निकलते हैं उनमें फिर हम स्पर्म इंजेक्ट करते हैं और फिर उनका लैब में फिर उनको फर्टिलाइज करा के फिर जब वो ग्रो करके प्रॉपर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को प्रेफर करते हैं, थोड़ा ग्रो हो जाते हैं तो उन्हें ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो उसके बाद हम
मरीज के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके यूट्रस के अंदर। ठीक है मैम। मैम, जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए कोई खास मैसेज, इसको आप क्या अगर कोई इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहती हैं यंगस्टर्स को या मैरिड कपल्स को या महिलाओं को, तो क्या वो आइडिया है आपका? आपके ज़रिए मैं स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको यही एक संदेश देना चाहूँगी कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप यंग गर्ल हो और आपको मेंसेस में दिक्कत आ रही हो, या आप मिडिल एज हैं, आपको मेंसेस में दिक्कत आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कभी भी कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग या कुछ आपको लग रहा है, तो आप तुरंत उसकी डॉक्टरी सलाह लें। क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हैं, खास तौर पे 2 ग्रुप के पेशेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं टाइम वेस्ट होने की वजह से। एक होता है इनफर्टिलिटी के और एक होता है कैंसर के पेशेंट्स। इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ट्रीटमेंट लेके रहते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते एज उनकी काफ़ी कुछ बॉर्डर लाइन पहुँच जाती है। तो वो टाइमली अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है 1-2 साल, तो आप डेफिनेटली एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अगर आप कुछ भी लग रहा है, आपको कोई ब्रेस्ट में गांठ लग रही है या आपको कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप ज़रूर जो है डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि कहीं ये कैंसर के शुरुआती निशान तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर उरुज जहां, जो कि पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, जिन्होंने बताया कि अगर आपको कंसीव करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है या आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी तरह की कोई दिक्कत का आप सामना कर रहे हैं या आप इनफर्टिलिटी के मामले फेस कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आपको गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए। एक बार फिर होगी मुलाकात एक नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ, तब तक आप देखते रहिए डियर जिंदगी। This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.